हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में आखिर राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ था। तो दोस्तों, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पहले व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापित किया गया था तथा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया था। यानी क्या किया गया था कि फ्रांस में वियना जो वंश था ना, उसके तहत क्रांति के पहले ही जो व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया तथा लुई 18वां जो था उसको फिर से फ्रांस का राजा बना दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक ने इटली, जर्मनी के अलावा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना किया, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुआ और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रसार होने लगा तथा सभी देश प्रभावित हो गए थे। यानी सभी देश के नागरिकों में एकीकरण के प्रति एक अलग ही भावना उत्पन्न होने लगी थी। अब लुई 18वां ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझने लगा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अब इससे क्या हुआ कि उसने प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। अब चार्ल्स 10वां के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन किए गए थे, किंतु इसका परिणाम जो है वो 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया था। अब हम लोग जानेंगे कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति किस प्रकार से हुई थी। तो दोस्तों, चार्ल्स 10वां एक निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए, यानी फ्रांस के जितने भी जनता थे वो सभी स्वतंत्र होने के लिए एक अलग ही भावना उन सभी में उत्पन्न हो रही थी, उन सभी भावनाओं को दबाने का कार्य किया करता था कौन? तो लुई 10वां यानी चार्ल्स 10वां। उसके द्वारा पोलिगनेव को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि पोलिगनेव एक कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। पोलिगनेव ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उससे विशेष अधिकारों की विभूषित करने का प्रयास किया था। प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेव के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट कर रहा था। अब चार्ल्स 10वां ने इसका विरोध के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी की बात है, जब 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया गया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में एक क्रांति की लहर दौड़ गई और इस फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध छिड़ गया। यानी फ्रांस, देखिए, कोई भी युद्ध के अंदर ही अगर युद्ध छिड़ जाता है उसे ही गृह युद्ध कहा जाता है, यानी घर का युद्ध। और इसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का नाम दिया गया था। अब इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि इसका क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10वां को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया। यानी चार्ल्स 10वां क्या किया? तो गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश शासन का अंत हो गया। अब आइए जान लेते हैं कि सन 1830 ईस्वी की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, इस क्रांति ने फ्रांस के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। यानी इस क्रांति के द्वारा फ्रांस के जो सिद्धांत थे जो लगभग दब चुके थे उसको पुनः स्थापित किया गया। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूलित किया गया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप में पड़ा था एवं राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावनाओं का संपूर्ण विकास हुआ था। जिस प्रकार उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रवादियों को राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आसान भाषा में कहे तो 1830 ईस्वी के जुलांती के फलस्वरूप फ्रांस में रहने वाले सभी नागरिकों में एक अलग ही आज़ादी का माहौल समा गया था उन सभी को लोगों के बीच, तथा राष्ट्रवाद के विकास का अगर मार्ग जो प्रशस्त हुआ ना, मार्ग जो निकला, रास्ता जो निकला, वो 1830 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव के कारण ही निकला।
इस क्रांति ने इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालिक व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ रहे थे। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति हो गई थी। यानी आगे चलकर क्या हुआ कि फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, उसी को कहा जाता है 1848 ईस्वी की क्रांति। अब हम लोग जानेंगे कि 1848 ईस्वी की क्रांति में हुआ क्या था। तो दोस्तों, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उन्होंने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध रहता था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रखना पसंद करता था, जो अल्प मत में थे, यानी बहुत ही कम मात्रा में थे। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्य नहीं था, यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे जनता को खुशी मिल सके, और ना ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता मिल रही थी, ना ही कोई ऐसा काम कर रहा था जिससे देश का नाम पूरे विदेश भर में हो। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। जिससे क्या हुआ कि गीजो का बहुत भरपूर विरोध होने लगा। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह पे अवरोध लगाए गए, यानी रोक लगाए गए कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी को तो त्याग दिया और कहाँ भाग गया? तो दोस्तों, ये भी इंग्लैंड पलायन हो गया, यानी इंग्लैंड भाग गया। इसके बाद में क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा पास करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी भी दी। अब यहीं से मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि वयस्क मताधिकार का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कि सर इंग्लैंड में हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, इस क्रांति ने न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हाईलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड देश को भी काफ़ी ही ज़्यादा प्रभावित किया था। अब हम लोग जानेंगे कि इटली का एकीकरण में क्या क्या बाधा उत्पन्न हो रहा था, आखिर इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ और इटली के एकीकरण में कौन कौन से लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों, इटली एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इसीलिए एकीकरण में इनका विरोध असंभावी हो गया था। इसलिए इसका जाहिर सी बात है, अब इसमें ऑस्ट्रिया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, अब ऐसे राष्ट्र अगर हस्तक्षेप करेगा इसको आज़ाद होने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसके एकीकरण में बहुत सारे समस्याओं का समाधान करना होगा, तभी इसका एकीकरण संभव हो सकता है। अब पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो ना हो, शासकों के नेतृत्व में होना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था, जैसे सिस्पाइन गणराज, लिगुरियन तथा ट्रांसपेडन। दोस्तों, नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासक के अधीन लाया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा उस समय में यहाँ पे किसका एकीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इटली के एकीकरण में, यानी इटली में जितने भी यातायात के साधन थे ना, जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग हो गए, इसको काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत किया। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए भौगोलिक समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं थे। यहाँ पे आप सभी तो जान ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि नेपोलियन के पतन 1814 ईस्वी के बाद, देखिए अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि सर 1814 ईस्वी में, जब पूरे भारतवर्ष में 1914 से 1948 तक जो पहला युद्ध हुआ था, उसी समय में इसका पतन भी हो गया था। तो 1814 में नेपोलियन के पतन के बाद कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से सटीके 2 गणराज्य पीडमाउंट और सरनीडिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय हो गई, यानी रास्ता तय हो गया।
इटली में 1820 ईस्वी में ही कुछ राज्यों के संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे, यानी बहुत सारे तरह तरह के छोटे बड़े नागरिक यानी जनताओं के द्वारा आंदोलन होना चालू हो गए थे। एक गुप्त दल यानी जो छुपा हुआ दल था जिसका नाम था कार्बोरनी का संगठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य छापा मार करना, युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करना एवं गणराज्य की पुनर्स्थापना करना था। आप सभी से यहीं से पूछा जाएगा कि कार्बोनरी दल का संस्थापक कौन था, तो आप बोलेंगे मेजनी, क्योंकि मेजनी के द्वारा ही कार्बोनरी दल का संस्थापक किया गया था। उसके बाद में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था, आप सभी जान ही चुके हैं। यानी जोसेफ मेजनी का जो संबंध है ना वो कार्बोनरी दल से ही था। 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू होने लगे। अब क्या हुआ कि मेजनी ने सभी नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था इसके द्वारा राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबाना चालू कर दिया। मेजनी को इटली के पलायन करना पड़ा, यानी मेजनी को इटली से क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। किसके द्वारा, तो मेटरनिक के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का जो योगदान था वो किस प्रकार से था। तो दोस्तों, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग सेनापति था। मेजनी के आदर्शवादी गुण और व्यवहारिक गुण काम आए थे। 1831 ईस्वी में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जिसने नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भाग लिया था। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप के विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था, संयुक्त गणराज्य स्थापित करना भी था। अब बात आता है 1834 ईस्वी में, जब यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को भी काफ़ी ही प्रोत्साहित किया था। जब 1848 ईस्वी में फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनी को ऑस्ट्रिया को छोड़कर भागना पड़ा था, यानी पलायन होना पड़ा था। इसी के बाद में इटली के राजनीति को पुनः मेजनी में आगमन हुआ, यानी जैसे वहाँ से मेटरनिक भागा ना वैसे मेजनी क्या किया कि फिर से इटली में आ गया, यानी मेजनी का फिर से आगमन हो जाता है। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण करने के लिए उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। अब कहते हैं ना, कोई भी काज करने के लिए कोई अच्छा चाहता है तो कोई बुरा चाहता है। यहीं पे देख लीजिए, अब मेजनी चाहता था कि संपूर्ण इटली का एकीकरण हो जाए, सभी इटली की जनता का जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे भाग लेकर स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वहीं पे था एक चार्ल्स एल्बर्ट, वे चाहता था कि उसी के नेतृत्व में इस प्रांतों का विलय हो जाए, यानी बर्बाद हो जाए। अब पोप भी इटली को धर्मराज बनाने के पक्षधर था। अब जो पोप था ना वो इटली को चाहता था कि ये धर्मराज बनाने का पक्षधर था, यानी धर्मराज को बनाने के समक्ष में था। उसी के बाद में क्या हुआ कि इसी तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी अलग अलग विचार मिलने लगे, जिसके कारण इटली का जो एकीकरण का जो मार्ग था ना उसका रास्ता वहीं के वहीं रुक गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई, यानी हार हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली के जनवादी आंदोलन को कुचल दिया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हो गई और वह पलायन हो गया, यानी मेजनी एक बार फिर से इटली को छोड़कर भाग गया। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण, यानी इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण क्या होता है, जिसमें विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर की भूमिका किस प्रकार से रहती है। तो 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल ही रहे, इसीलिए सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयास से इटली का एकीकरण का जो कार्य था ना वो फिर से चालू कर दिया गया। अपनी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। आइए जान लेते हैं काउंट काबूर कौन था। तो दोस्तों, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। उनका मानना था कि अगर इटली का एकीकरण करना होगा तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को मारकर भगाना होगा, क्योंकि इटली का एकीकरण के प्रमुख बाधाओं में से सबसे नंबर 1 बाधा ऑस्ट्रिया है। इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती कर हाथ बढ़ाया और सन 1853 से लेकर 54 के बीच में क्रीमिया युद्ध हुआ था,
उसी में काउंट काबू ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने के घोषणा कर दिया, जबकि फ्रांस इसके लिए किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काउंट काबूल को प्राप्त हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में काउंट काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। काउंट काबूल ने नेपोलियन पोप ने भी संधि के किसी तहत फ्रांस में ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया था। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतों को काउंट काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर दिया था। अब क्या हुआ कि काउंट काबूल के दृष्टिकोण में इटली का एकीकरण तो संभव नहीं था। इसी के बीच में बात आता है 1859 से 60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के सीमा से संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। यानी सन 1859 से 60 के बीच में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के सीमा को लेकर एक बार फिर से विवाद उठ गया और इटली में युद्ध के समर्थक में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरीके से पराजित हो गई। ऑस्ट्रिया में ने एक बड़े राज्य लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर कब्जा हो गया। यानी ऑस्ट्रिया के क्या हुआ, एक बड़े से जो राज्य था जिसका नाम था लोम्बार्डी और पीडमाउंट, इस पे उसका कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद को घबराने लगे थे, क्योंकि उदार और मध्य इटली की जनता काउंट काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब से रूप में आंदोलन कर रही थी। नेपोलियन एक तरह से परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अंत में वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुलाने लगे। अब क्या हुआ कि युद्ध हटने के बाद नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच में मध्यस्थता करने की बात स्वीकार कर ली। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का अधिकार होना वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना जाने लगा। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आने लगा, परंतु काउंट काबूल का ध्यान मध्य उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन के सेवाओं को प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस से निष्क्रिय रहने का इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में क्या हुआ कि नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराए जाएंगे, यानी जनता से पूछा जाएगा कि आखिर विलय आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चूँकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, इसीलिए काउंट काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए उसे स्वीकार कर लिया था। अब बात आता है सन 1860 से 61 में क्या हुआ कि काउंट काबूल ने सिर्फ रोम की गद्दी छोड़कर उत्तर तथा इटली के मध्यवर्ती रियासतों में, जिसमें कौन कौन से पड़ते थे, तो पार्मा, मोडेना, टस्कानी इत्यादि को मिलाना चाहा और जनमत संग्रह कर इससे पुष्टि भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन इटली के एकीकरण की समस्याओं को जूझ रहा था। अब बात आता है इसी प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का विलय रोम से ही होने लगा था। सभी ने विक्टर एमेनुएल को शासक मानना चालू कर दिया था। अब आता है यहाँ पे रोल गैरीबाल्डी का। अब हम लोग जानेंगे कि गैरीबाल्डी कौन था। तो दोस्तों, गैरीबाल्डी इसी बीच में एक महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा इटली के एकीकरण के रियासतों एवं गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारधारों का भी समर्थक था, किंतु बाद में काउंट काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों को सशस्त्र सेनानी बनाने के लिए उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण करने के लिए रियासतों को अधिकांश जनता बुर्बो वंश के राजवंश निरंकुश शासक से तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थक बन गए। यानी क्या किया कि गैरीबाल्डी अपने कुछ सैनिकों को ले लिया और इटली के एक प्रांत था जिसका नाम था सिसिली और नेपल्स, उस पर जाके आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ कि इन रियासत में जितने भी जनता थे जो बुर्बो वंश के निरंकुश शासक से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थन देना चालू कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गैरीबाल्डी ने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभालने का भागदौड़ दे दिया। अब आता है 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बना लिया।
तब काउंट काबू ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध कर दिया और रोम की रक्षा करने के लिए पीडमाउंट की सीमा भेज दिया गया। इसी बीच में गैरिबाल्डी को भेंट काउंट काबू से आई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग कर दी और दक्षिणी इटली को जीत लिए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया था। अब क्या हुआ कि गैरिबाल्डी ने दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल के द्वारा किसी भी दे दिया गया, किंतु इसके अस्वीकार कर दिया। अब क्या हुआ कि वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हो गए और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी भी लिखी हुई है। उसके बाद ये बात आता है 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई और इस तरह वे पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं कर दिखाया। अब सन 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच में एक युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं हुआ था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले को बंद कर दिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिलाने के लिए उसने अपनी राजधानी बना लिया। अब क्या हुआ, इस नई स्थिति से पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ। जब उसने पोप के साथ समझौता किया तो वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर दिया। अब इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण संभव हुआ। इन सभी घटनाओं के बाद में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि होने लगा। अब आगे आने वाली पार्ट में हम लोग जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी के एकीकरण में आखिर बिस्मार्क की भूमिका किस प्रकार मानी जाती थी, उसके बाद में जर्मन राष्ट्रवादी प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा था, यूनानी में स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद में पोलैंड में विद्रोह किस प्रकार से हुआ था, बोहेमिया सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ था ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो इन सभी बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मैट्रिक के 10वीं कक्षा के सभी विषय का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर आप सभी को देखने को मिल सके। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, या questionforexam.com वेबसाइट पे जाइए या गूगल के प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ इन मैजिक टिप्स और वहाँ पे जो मोबाइल एप्लीकेशन आ रहा है उसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक के बेहतर से बेहतर तैयारी 10वीं से लेकर 12वीं तक के सभी क्वेश्चनों के नोट्स के साथ वो भी बिल्कुल फ्री में आसानी तरीके से कर सकते हैं। इन सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद के तीसरे पार्ट के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।